चलिए, क्लास नंबर 15। इससे पहले मैंने देखा था सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी में बहुत चीजों को हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ सरफेस एनर्जी। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख चुका था। अच्छा, शेप ऑफ लिक्विड मिनिस्कस, क्या हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था? धनीराम बोलिए जरा। सर किए शेप थे ऑफ लिक्विड लास्ट में। मिनिस्कस। लास्ट में किए थे लेकिन ठीक से समझ में नहीं आया था तो। चलिए, फिर से मैं इसे रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के साथ। चलिए, कोई इसको पढ़िएगा जरा, पढ़िए तो यहाँ से। तो इसको रेडी कीजिए, लाइन को। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो? यस सर। हाँ यस सर। ओके, चलिए मैं ही करता हूँ। आप लोग को शायद, चलिए मैं ही बताता हूँ। देखिए, शेप ऑफ लिक्विड मिनिस्कस ये क्या है? जब हम सबसे पहले, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड का कोई अपना शेप नहीं होता है। ठीक है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। जिसमें डालते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं उसको, वह उसी शेप में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो एक बर्तन है या फिर एक कांच का एक ट्यूब है, कांच के ट्यूब में मैंने वाटर को डाला है। वाटर को डालने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ, ये लिक्विड दोनों साइड से ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ये आना चाहिए, रहना चाहिए यहीं तक था, लेकिन ये पहुंच गया है यहाँ तक। ठीक है, तो आखिर ये ऐसा क्यों होता है? ये हमने कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के रीजन को लेके देखा था। बट यहाँ पे देखिए, ये जब हम कांच के स्लैब, कांच के ट्यूब में मैंने जब इसे डाला, तो एक लिक्विड एक शेप, ऑटोमेटिक एक शेप ले लिया, ये वाला, जिसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव शेप। ठीक है, ये कॉनकेव शेप ऑटोमेटिक लिक्विड ले लिया। ये जो जब मैंने उस ऑब्जेक्ट में या फिर उस सॉलिड के बने हुए वेसल में जब मैंने लिक्विड को रखा, रखने के बाद जो शेप मेरे आज जो आया, वही है लिक्विड मेनिस्कस। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ये पूरा फुल्ली डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड के ऊपर। तो यहाँ पे वाटर और ग्लास के केस में, वाटर एंड ग्लास के केस में क्या होता है, ये ऊपर की ओर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। और जब मरकरी को लेता हूं मैं, जब इसी कांच की वेसल में जब मैंने मरकरी को डाला, तो रहना चाहिए था यहाँ तक, लेकिन ये इस तरफ का राउंडिंग बन जाता है, जिसको कहते हैं कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स शेप, कॉन्वेक्स। तो ये हो एक कैसा, दो शेप दिया, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। ये डिपेंड किसके ऊपर किया? ये तो कांच, ये ग्लास था, दोनों के कंडीशन में सेम, दोनों के कंडीशन में सेम चीज, ये ग्लास था। मैंने चेंज क्या किया, ये अंदर का लिक्विड को चेंज किया। ये वाटर, जब मैं इसे वाटर डाला तो कॉनकेव दिया, और जब मैंने मरकरी डाला तो यहाँ पे कॉन्वेक्स दिया। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कोहेसिव फोर्स बिटवीन मरकरी मॉलिक्यूल्स, दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? तो मरकरी के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो कोहेसिव फोर्स अप्लाई होगा मेरा। ठीक है, क्योंकि मरकरी का डेंसिटी भी ज्यादा होता है, और मैंने पहले का एग्जांपल में देखा था कि मरकरी का कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये ऊपर ऊपर की ओर क्यों जाता है। इस चीज को हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस ग्राफ से समझते हैं। ये यहाँ पे ये था, यहाँ पे वाटर था और ये ग्लास है, ये ग्लास है, ये वाटर है। तो यहाँ पे क्या था, फोर्स ऑफ कोहेशन मॉलिक्यूल्स के बीच में, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच में था फोर्स ऑफ एडिशन। तो एडिशन फोर्स का मतलब है कि वो ग्लास मॉलिक्यूल्स और
वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी फोर्स बिटवीन ग्लास मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो होगा ज्यादा होगा किससे, फोर्स ऑफ वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल से। तब अगर ये ज्यादा हो गया तब क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल्स, ग्लास मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने ओर खींचेगा, ऊपर उठा लिया। रहना चाहिए था यहीं तक, लेकिन ये यहाँ तक उठा लिया ड्यू टू एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स का मतलब फोर्स बिटवीन टू ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो एडेसिव फोर्स होता है। तो ड्यू टू एडेसिव फोर्स के कारण ये ऊपर तक आ गया। सेम कंडीशन यहाँ भी यहाँ हुआ, रहना चाहिए था इसको यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक पहुंच गया। तो ड्यू टू एडेसिव फोर्स, यहाँ के ये ग्लास मॉलिक्यूल्स यहाँ के मॉलिक्यूल्स को खींचा, ये ग्लास मॉलिक्यूल्स यहाँ के मॉलिक्यूल खींचते खींचते इसको यहाँ तक ऊपर लेके चल गया। ठीक है, तो ये जो सरफेस जो बनता है ड्यू टू एडेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स के कारण ही होता है। अब दूसरा सरफेस है, ये जो पहला सरफेस था मेरा वो था वाटर को जब डाले थे तो यहाँ पे कॉन्केव सरफेस आया था, ड्यू टू एडेसिव फोर्स के कारण ये वहाँ ऊपर की ओर उठा लिया। इन अदर हैंड देखते हैं दूसरा केस में, मरकरी को जब डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये सरफेस वहाँ पे इसके ऑपोजिट हो जाता है। वाटर के कंपेयर में मरकरी को जब मैं डाला तो ये ऑपोजिट हो गया। यहाँ पे क्या होता है इस चीज को देखिए जरा, इसके ऑपोजिट में यहाँ पे, चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, मैंने इसका एग्जाम्पल एक ही डाला था। ठीक है, यहाँ पे मरकरी है, सॉरी Hg, ये मरकरी है। अब ये रहना तो चाहिए यहाँ तक, रहना चाहिए था यहाँ तक, लेकिन वो थोड़ा सा वो नीचे तक चल गया। कारण क्या था कि यहाँ पे भी दो फोर्स है, फोर्स ऑफ एडेसिव एंड फोर्स ऑफ माने कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और एडेसिव फोर्स हो जाएगा ये मरकरी का मॉलिक्यूल्स और ये ग्लास का मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि एडेसिव फोर्स वीक हो जाता है, यानी कोहेसिव फोर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है एडेसिव फोर्स के कंपेयर में। तब क्या करेगा ये सरफेस, ये बल कम, ये कमजोर है और ये आपसी बल जो है ज्यादा, तो क्या करेगा अपना सरफेस को खींचना चाहेगा अंदर की ओर खींचना चाहेगा। अब यहाँ पे ये फोर्स कम है जिस वजह से यहाँ रहना चाहिए था सीधा, लेकिन इसको खींच के नीचे की ओर ले आया और यहाँ भी खींच के इसको नीचे की ओर ले आया। तो जिसके कारण यहाँ पे ये कॉन्वेक्स सरफेस मेरा दिखता है या फिर वो बन जाता है। ये बताया था कि फ्लैट जो होगा, यानी फ्लैट कब होगा, जब ग्लास मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में का जो फोर्स होगा इक्वल होगा वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स। जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये फ्लैट होगा। और ये कब संभव है, जब हम इसको प्योर वाटर लेंगे। प्योर वाटर के केस में वो जो लिक्विड मिनिस्कस होगा वो फ्लैट होगा। चलिए इस ग्राफ यहाँ पे और भी सारे ग्राफ को लिया है मैंने कि ये यहाँ पे जो बनता है, देखिए ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है। जब अपर की ओर चढ़ जाता है क्या करता है ये मॉलिक्यूल्स, ये ग्लास मॉलिक्यूल्स। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अब जा रहा धनीराम? यस अब सुन पा रहे हो क्लियर? यस सर। ओके ओके, देखिए ये जो यहाँ पे देखिए ये है वाटर मॉलिक्यूल्स और ये है ग्लास मॉलिक्यूल्स। इसको यहीं तक जाना चाहिए था, लेकिन ये खींच के ऊपर ले जाके इतना अपर तक ले आया। कारण क्या था, ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स था वो स्ट्रॉन्ग था कंपेयर टू ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स के कंपेयर में ये दोनों के मॉलिक्यूल्स का फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसलिए यहाँ से इसको खींच के अपर की ओर ले गया। इन अदर केस ये है मरकरी का मॉलिक्यूल्स, ये है मरकरी का यानी Hg का मॉलिक्यूल्स है, और ये है ग्लास मॉलिक्यूल्स।
यहाँ पे क्या होता है, ये जो मरकरी का मॉलिक्यूल्स के बीच में यानी आपस में जो कोहेसिव फोर्स होगा ये स्ट्रॉन्ग है, किसके कंपेयर में, ये एडेसिव फोर्स यानी मरकरी और ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होगा ये कोहेसिव फोर्स के कंपेयर में काफी कम है या फिर वीक है, जिस वजह से यह अपने सरफेस को नीचे की ओर लाना चाहता है, ज्यादा मजबूती से पकड़ के रखता है, इस वजह से वो ये जो है इस टाइप का सरफेस बन जाता है। हम लोग जब ये ग्लास में पानी को रखते हैं तो वहां भी एक सरफेस बन जाता है इस टाइप का, ये जो एडिशन इस टाइप का एक सरफेस बनता है, ये वाला सरफेस हम ये जब हम कांच के ग्लास में पानी रखते हैं या फिर स्टील के ग्लास में पानी रखते हैं तो श्योर एक सरफेस बनता है, लेकिन हम लोग उसको फ्री आंख से उसको नहीं देख पाएंगे। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए जहां से हम इस चीज को अच्छी तरह से देख पाएंगे। इससे रिलेटेड एक आप लोगों का लैब भी है जहाँ पे हम लोग मरकरी का या फिर वाटर का सरफेस टेंशन निकालेंगे और कैपिलरी राइज कि ये कितना अपर उठता है कितना नीचे जाता है, इन सारे चीजों को हम लोग लैब में देखेंगे तो वो तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग सामने मतलब प्रैक्टिकल बेसिस पे हम लोग कर पाएंगे, थ्योरी बेसिस पे वो संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये शेप कैसे बना ये चीज समझ में आया होगा। अगर किसी को डाउट है थोड़ा बहुत तो रिपीट बोलिए, मैं रिपीट करता हूँ इसको। सर हम्म, फोर्स के बारे में कैसे पता करेंगे सर कि वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास मॉलिक्यूल में ग्लास का एडिसिव फोर्स ज़्यादा है, मरकरी और ग्लास में मरकरी मॉलिक्यूल्स का फोर्स ज़्यादा है? चलिए वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए इससे पहले हमने क्या देखा था कि एडहेसिव फोर्स अगर ज्यादा होगा तो ही कोई मतलब लिक्विड किसी सरफेस को, सपोज कीजिए ये ग्लास सरफेस है, ये ग्लास है, यहाँ पे मैंने वाटर के बूंद को रखा तो वो देखते हैं कि ग्लास के ऊपर वाटर फैल जाता है या फिर भिंगा देता है, जबकि मैं मरकरी को रखता हूँ तो एक गोल्ड जैसा बन जाता है। ये दोनों में डिफरेंट ही हमको बताएगा कि ये फोर्स के बारे में। यहाँ पे क्या था, एडेसिव फोर्स ज्यादा था, यानी हमने एक क्या जनरलाइज किया, एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो सरफेस भीग जाएगा, और अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो ये गोल की तरह बन जाएगा, उस सरफेस के ऊपर फैलेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो ग्लास के सरफेस के साथ ये ऊपर गया है, यानी ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ टच करते हुए, यानी ग्लास के मॉलिक्यूल ही उसको खींच के ऊपर लेके गया है, दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स ऑफ एडिक्शन ज्यादा है। अगर ये एडिसिव फोर्स कम होता तो इस टाइप का बना देता सरफेस, यहाँ पे जैसे ये वाला कंडीशन बन जाता। एडिसिव फोर्स ज्यादा है जिस वजह से इसको ऊपर तक लेके गया है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि अगर ग्लास को अगर प्लेट हो चाहे ग्लास हो चाहे कोई भी सरफेस हो, उसके ऊपर अगर उसको भिगा देता है, उसके ऊपर फैल जाता है तो श्योर है वहां पे एडेसिव फोर्स ज्यादा है। अगर नहीं भिंगा पाता है तो हम बोलेंगे श्योर वहां पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर ऑफ एडेसिव फोर्स। ठीक है धनीराम? यस सर। ओके, तो हमें क्या और हम लोग डेली लाइफ में मैंने कहा कि आप लोग कोशिश कीजिएगा, एक तो कांच का ग्लास लीजिएगा, उसमें पानी डालिएगा, पानी डालने के बाद ये जो इस पोर्शन में को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या होता है यहाँ पे। श्योर कुछ आपको एक ऐसा चीज फेनोमेन दिखाई पड़ेगा जहाँ से आपको लगेगा कि श्योर कुछ ना कुछ वहाँ पे हो रहा है, और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल देखा मैंने, ये यहाँ पे जस्ट फिगर को देखिए और भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ये Hg का मॉलिक्यूल्स और ये ग्लास का मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स है जिस वजह से ये दोनों के बीच में कमजोर है, तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं हो पाता है जितना अट्रैक्शन ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में गैप हो जाता है। गैप हो गया मतलब यहाँ पे इस तरह का वो झुक जाता है। ये वाटर, यहाँ पे देखिए सेम वाटर मॉलिक्यूल, ये रहना चाहिए था इस लेवल में, लेकिन इसको खींचते खींचते ऊपर ले गया और इस टाइप का सरफेस बन गया।
ओके, अब देखिए सारा कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। अब अगला मैं देख रहा हूँ एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि हमने देखा जब कोई लिक्विड किसी वेसल में या किसी कांच के ट्यूब में या कांच के ग्लास में जब रखते हैं तो एक शेप बनाता है वो, चाहे वो कॉन्केव हो, कॉन्वेक्स हो, चाहे वो फ्लैट हो, तो ये एक शेप बनाता है। तो मैंने माना फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे कि वह शेप जो है वो फ्लैट है, प्लेन है, प्लेन सरफेस बनाया। तो अब हम इस प्लेन सरफेस पे ये इस पॉइंट पे यहाँ पे ये ग्लास सरफेस और वाटर सरफेस एक दूसरे से मिला है। अब यहाँ का क्या करेंगे, इसके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो टेंजेंट ड्रॉ करे, टेंजेंट और वाटर सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा वही होगा उसका सॉरी, ये जो ग्लास सरफेस जिसमें वेसल का सरफेस जिसमें वो लिक्विड रखा हुआ है और उसका टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर टेंजेंट, तो ये हो जाएगा उसका टेंजेंट। इसके बीच में जो एंगल होगा वही होगा मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट मेरा 90 डिग्री आया, दैट मीन्स ये मेरा कैसा हो गया, ये फ्लैट हो गया। यहाँ पे ये सरफेस मेरा क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। दूसरा एग्जांपल, जब हम यहाँ पे देखिए इस टाइप का सरफेस बना, यानी हाँ, तो यहाँ पे ये जो इस टाइप का जो सरफेस है, यहाँ पे देखिए इस टाइप का सरफेस बना हुआ है, यानी ये अगर देखें तो यहाँ से उठ के ये कौन सरफेस बनाएगा। अब देखते हैं ये सरफेस जो बना, यहाँ से लिक्विड सरफेस मेरा कौन सा है, लिक्विड सरफेस। हेलो, सुन पा रहे हैं? यस सर। सुनाई दे रहा है तो? यस सर। ओके, अब यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि लिक्विड इनसाइड, लिक्विड सरफेस इनसाइड में, अंदर में जो उसका लिक्विड का सरफेस होगा, तो अंदर ये तो अपर हो गया, विथ एयर के साथ कांटेक्ट होगा तो अपर साइड हो गया। हम इनर साइड में, अंदर वाले साइड में यहाँ से इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इसका टेंजेंट ड्रॉ अगर मैं करता हूँ तो ये टेंजेंट मेरा हो जाएगा ऐसे कुछ इस टाइप का, मुझे टेंजेंट मिलेगा। और वाटर जिस बर्तन में था उसके दीवार से लगा के एक जो एंगल बनेगा थीटा जैसे बना, यही एंगल है मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट। यानी कितना डिग्री एंगल के साथ लिक्विड सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, वही हो गया मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखिए यहाँ पे जस्ट ये मरकरी और ग्लास के केस में क्या होता है, ये इसका अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं इस सरफेस का, तो इस सरफेस का टेंजेंट अगर मैं इनसाइड से ड्रॉ करता हूं तो संभव नहीं होगा, इसलिए मुझे इसका टेंजेंट मुझे यहाँ से ड्रॉ करना होगा। टेंजेंट मतलब जहां से स्फेरिकल होगा वहीं से मैं उसका टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा। तो इसका टेंजेंट यहाँ से हो गया। अब मैं यहाँ से इस एंगल को अगर मेजर करूं तो ये मान के चलिए 90 डिग्री से प्लस होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा। कितना होगा वो पता नहीं, बट ये 90 डिग्री से यहाँ आता है 90, ये 90 डिग्री से ज्यादा है। तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वो लिक्विड सॉलिड के सरफेस को भिगा नहीं पाएगा, यानी सॉलिड के सरफेस के ऊपर नहीं फैलेगा। शायद ये क्लियर नहीं हुआ, मैं एक बार फिर से करता हूँ उसको।
चलिए देखिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड इज डिफाइंड एज द एंगल enclosed between the tangent to be liquid surface and solid surface inside the liquid, both tangents being drawn at the point of contact of the liquid with the solid। यानी कि जहां से लिक्विड और सॉलिड कांटेक्ट किया है जो सरफेस में, ठीक है, वो सरफेस से मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है पहले। किसे? इस सरफेस के थ्रू से। कहाँ? इनसाइड द लिक्विड। मैं इस टेंजेंट को अपर सरफेस में नहीं, मैं लोअर सरफेस में ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ करने के बाद ये जो एंगल बनेगा उसका मेजरमेंट कैसे करना है मुझे? इनसाइड द लिक्विड। तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बना। यानी जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो सरफेस कैसा होगा? फ्लैट होगा, प्लेन होगा। सेकेंड केस में ये जैसे कि लिक्विड मिनिस्कस है, इस टाइप का शेप है ये। अब यहाँ से क्या करूंगा, मैं एक टेंजेंट ड्रॉ किया इनसाइड द लिक्विड। जब मैं टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये थीटा जो होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। कब? जब सरफेस इस टाइप का हो। तो ये मैंने यहाँ पे क्या देखा है? कंडीशन क्या है? यह वाटर जो है ग्लास सरफेस को वेट कर देता है, नंबर 1 वेट। नंबर 2 एडहेसिव फोर्स जो है वो मैक्सिमम है कोहेसिव फोर्स के कंपेयर में। नंबर 3 जो एंगल है थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से कम होगा। तीन चीजों को यहाँ पे मैंने देखा। क्या क्या देखा? वेट कर देता है सबसे पहले, तो ग्लास सरफेस को वेट करता है। दूसरा, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। तीसरा, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो 90 डिग्री से कम है। इस कंडीशन में मैंने तीन चीजों को देखा। अब आ जाते हैं मरकरी के केस में। मरकरी के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे मरकरी है, और जब यहाँ इस सरफेस से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ किया, क्योंकि ये जो सरफेस है लिक्विड का ऐसा है, तो सरफेस मुझे अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो उसका अपर भाग से ही मैं ड्रॉ कर पाऊंगा। तो ये जो एंगल होगा इनसाइड द लिक्विड, यही एंगल थीटा जो होगा वही है मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इन केस में होता क्या है, यह इन सेकेंड केस में नंबर 1 यहाँ पे वेट नहीं कर पाता है, नॉट वेट। दूसरा में क्या होता है, इसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोहेसिव फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग होता है। और नंबर 3 जो है, ये थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इस जो थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री तो यहीं पे हो जा रहा है, लेकिन ये थीटा यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए थीटा जो होगा 90 प्लस थीटा होगा। तो यानी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री में से ज्यादा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब अगर कहीं पे अगर एक को दिया हुआ है कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है 105 डिग्री है, तो क्या वह लिक्विड किसी वेट मतलब सरफेस को वेट कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो आंसर क्या होगा? बोलिए, कोई बोलिए, जवाब दीजिए। अगर आप समझ गए हैं तो श्योर जवाब दे पाएंगे। नहीं वेट कर सकता है ऐसे, नहीं वेट करेगा। क्या बोले? वेट नहीं नहीं कर करेगा। पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो हम, आप जैसे कि धनीराम आपने कहा कि सर कैसे पता चलेगा कि एडहेसिव और फोर्स ज्यादा है कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। अब इसी से देखिए क्वेश्चन, अगर एक एंगल ऑफ माने एंगल ऑफ कांटेक्ट 105 डिग्री है, तो वहां पे एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा? इसी को देख के आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि 105 यानी 90 प्लस थीटा तभी हो सकता है जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो। ठीक है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तभी एंगल ऑफ कांटेक्ट 105 डिग्री हो सकता है। अगर नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, ये कंडीशन है। एक दूसरा लेते हैं एग्जांपल। चलिए, अगर थीटा थीटा का वैल्यू इक्वल टू 60 डिग्री है, तो क्या क्या होगा इस केस में? नंबर 1 वेट कर वेट पाएगा। करेगा। नंबर 2 एडिसिव फोर्स कौन ज्यादा सा फोर्स? रहेगा, कोहेसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स। बिल्कुल, एडिसिव फोर्स ज्यादा होगा कोहेसिव फोर्स के कंपेयर में। ठीक है, इस चीज को हमने देखा। और कुछ इसमें बता सकते हैं हम?
एंगल ऑफ कांटेक्ट तो मुझे पता चल गया। तो हम एक ही चीज को देख के 3 चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? यस चलिए सर। जस्ट एक एग्जाम्पल भी लिया है आप लोगों के लिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर द वाटर एंड ग्लास द मेनिस्कस इज ए कॉनकेव एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, और एक चीज तो हम लोग जान ही सकते हैं, और एक चीज को तो हम लोग इजीली देख सकते हैं। अच्छा, तीसरा हम क्या देखेंगे कि उस मेनिस्कस कैसा होगा, कॉनकेव होगा। दूसरा, अगर थीटा इक्वल टू 105 डिग्री हुआ तो क्या होगा? नंबर वन, नॉट वेट, हिगा नहीं पाएगा। नंबर टू क्या होगा, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा एडेसिव फोर्स से। नंबर थ्री, सरफेस कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो अगर मैं एक चीज को अगर मुझे पता रहता है तो मैं 3 चीजों को इजीली वहां से जान सकता हूँ कि नहीं, पता लगा सकते हैं। तो अगर एक इनमें से कोई एक मुझे पता चल गया, अगर कहीं पे अगर ये भी कि सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है, तो क्या क्या होगा इसके साथ? कॉन्वेक्स है तो इन सारे केस एंगल ऑफ थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री श्योर होगा, 1 नंबर कंडीशन। दूसरा नंबर कंडीशन, ये वेट नहीं कर पाएगा। नंबर थर्ड कंडीशन श्योर है कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा एडेसिव फोर्स से। कोई भी एक कंडीशन दे दे तो उसके साथ 3 कंडीशन ऑटोमेटिक फुलफिल करेगा ही करेगा। यहाँ पे अगर दूसरा चीज अगर बोल दे कि कोहेसिव फोर्स जो है वो ज्यादा है, तो उसके साथ हम वो सारे 3 पॉइंट इजीली लिख सकते हैं, 1 2 एंड 3 पॉइंट को हम लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम और एक चीज ऐड करना सीखेंगे, वो कैपिलरिटी में पढ़ेंगे, कैपिलरी राइज भी लिखेंगे। यहाँ पे चौथा पॉइंट हम लिख देंगे कि कैपिलरी राइज होगा, यहाँ पे होगा फॉल, और यहाँ पे हो जाएगा चौथा नंबर में राइज। कैपिलरी राइज होता है, ये क्यों होता है हम लोग उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। क्लियर है? इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इसको ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चार्ट मैंने कहीं बनाया नहीं है पीपीटी में। हो गया? यस यस सर। ये मतलब कंडीशन ऑटोमेटिक फुलफिल होगा। चलिए, क्वेश्चन ये जब आप लोग का वाइवा एग्जाम होगा तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास, वाटर एंड मर्करी। ठीक है, ये इक्वल टू नहीं होता, इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, क्योंकि 139.8 कुछ होता है इसका वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, इसलिए मेरे इसको इक्विवेलेंट टू 140 डिग्री याद रखेंगे। और ये जो इक्वल टू ये गलत है, ये 8 डिग्री होगा, 8 डिग्री होगा, इक्विवेलेंट टू 8 डिग्री होता है ये। ठीक है, तो हमेशा इसको 140 देखिएगा कि 140, अगर वन कहीं पे ऑप्शन 139 है, सपोज कीजिए अगर ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है 139, और उसके बाद 2 में दिया हुआ है 135, 3 में दिया हुआ है 132, और 4 में दे दिया है 141, तो आंसर आपका 139 ही सही होगा। अगर 139 के प्लेस में 140 भी दे तो आंसर यही सही होगा, क्योंकि ये दोनों के करीब है ये वैल्यू, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसका मरकरी और ग्लास के बीच का। इसका वाटर एंड जो है ग्लास के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट 8 डिग्री के लगभग 8 डिग्री होता है। ठीक है, वो लगभग 8 डिग्री, कंप्लीटली ये नहीं बोल सकते क्योंकि इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है 8 डिग्री, हो सकता है वो 7.95 हो सकता है 8.12 हो। ठीक है, जब जब तक उसको लैब में एकदम इजीली क्या बोलेंगे, पूरे सावधानी के साथ फाइंड नहीं किया जाए, नहीं बताया जा सकता है। और बुक में भी हमको इसी फॉर्म में मिलता है, इक्विवेलेंट टू 8 डिग्री।
नॉट इक्वल टू 8 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये दोनों चीज को जरूर याद रखिएगा, ये कंडीशन को काफी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला चीज है मेरा कैपिलरिटी। कैपिलरिटी को कहते हैं केस नलिका हिंदी में। इसका नाम है केस नलिका, जिसकी नालिका जो नली है वो केस के समान पतला हो, उसी को हम बोलेंगे केस नलिका। तो ये जो हम देख रहे हैं कि ये लिक्विड है, मैंने एक कैपिलरी ट्यूब को अंदर डाला है तो ये इतना सारा ऊपर आ गया है, ये सिर्फ केस मतलब वो कैपिलरी ट्यूब माने केस नलिका में ही हम देख पाएंगे। इसको हम इन जब क्या बोले इन दूसरा कोई भी चीज में नहीं देख पाएंगे इजीली से। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें एक टैब है चाहे एक बर्तन है जिसमें H2O मैंने पानी को रखा हुआ है। इसमें क्या है, एक ट्यूब ऑफ वेरी नैरो बोर, वैसा ट्यूब जिसका जो बोर होगा मतलब इसका डायमीटर बीच में जो होल होगा वह होल काफी पतला होगा, काफी पतला होगा। मतलब क्या बोल सकते हैं वो जिसके नाम हिंदी में इसका नाम है केस नलिका। कैपिलरी का हिंदी में नाम है केस नलिका, मतलब केस के समान पतला नली हो उसको हम बोलेंगे केस नलिका। ठीक है, तो जब हम उसको लिक्विड में डुबाते हैं तो क्या देखा गया है कि इट इज फाउंड दैट लिक्विड इन कैपिलरी आइदर राइज, या तो ऊपर चला जाता है और या तो फॉल होता है या फिर नीचे की ओर चला जाता है रिलेटिव टू द सराउंडिंग लिक्विड। होना रहना चाहिए था यहीं तक, लेकिन ये इतना ऊपर चल गया, ये एज ऊंचाई तक उठ गया। दूसरा में ये हो रहना चाहिए था यहाँ तक, लेकिन ये एज ऊंचाई एज क्या हुआ वो नीचे डाउन रह गया है। इस फेनोमिनन को, ये जो फेनोमिनन है ये पूरे फेनोमिनन को कहा जाता है कैपिलरिटी। ठीक है, अब ये बताते हैं कि ये आखिर ऐसा होता क्यों है, ये ऊपर जाता क्यों है, ये मैं बताता हूँ। ठीक है, लेकिन ये पूरे प्रक्रिया को या फिर पूरी चीज को कैपिलरिटी बोला जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि केस नलिका में ऊपर क्यों जाता है। बहुत पतला है ये, इतना पतला है कि उसको अगर बहुत जैसे कि हम लोग का रिफिल का जो बॉल का जो टॉप पॉइंट होता है ना उसके साइज का होता है वो। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लास मॉलिक्यूल्स और वाटर, यहाँ पे तो एडेसिव फोर्स ज्यादा है, एडेसिव फोर्स ज्यादा है तो इसको ये मॉलिक्यूल को ऊपर धकेलता है, इसको ऊपर ले जाता है, इसको ऊपर ले जाता है, इसको ऊपर ले जाता है, ऊपर ये ऊपर जाते रहता है। कब तक, जब तक कि ये ऊपर खींचने वाला जो फोर्स होगा ये ग्रेविटेशन मतलब mg के इक्वल ना हो जाए। mg के इक्वल जब हो जाएगा तब ये जाके वो ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर तो चढ़ेगा लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज नीचे की ओर काम करेगा, फिर भी वो चढ़ेगा। कब तक चढ़ेगा, जब तक कि ये mg यानी ये जो वेट होगा लिक्विड का वेट और वो अपर दोनों साइड का जो यहाँ से भी सरफेस टेंशन इधर से भी सरफेस टेंशन या फिर एडेसिव फोर्स के वेट के बराबर ना हो जाए तब तक ये ऊपर जाते रहेगा। जब फिर वो इक्वल हो जाएगा तो फिर वो रुक जाएगा। तो ये वाला हम लोग ये जो हम देख रहे हैं ये घटना, इसको सिर्फ हम लोग कैपिलरिटी में ही देख सकते हैं, दूसरी जगह हम नहीं इसको फील कर सकते हैं या फिर अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये जो लिक्विड का राइज होना कैपिलरी ट्यूब में, राइज होना या फॉल होना, ये सिर्फ हम इसमें ही देख सकते हैं, क्या कैपिलरी ट्यूब में ही देख सकते हैं, दूसरे जगह हम इस चीज को अनुभव नहीं कर सकते हैं। सेम अदर जब Hg होता है तो वहाँ पे इसके यहाँ पे होना चाहिए लेकिन वो ना हो कि वह नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है, तो ये दो घटना है, इसी को बोला जाता है कैपिलरिटी। ठीक है, कैपिलरिटी में एक जानना है और इसके बेसिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व कुछ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में क्या करता हूँ, ये जितना लिक्विड ऊपर तक गया है उसको मान लेता हूँ कि ये H है, H ऊपर तक गया हुआ है, और ये जितना ये नीचे तक आया, यहाँ तक जाना चाहिए था, ये यहाँ तक आ गया है, इसको भी मैंने H मान लिया। ये
एक जगह पे ना माइनस कंसीडर कर लेंगे, एक जगह पे प्लस कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, माइनस जब नीचे जाता है और प्लस जब अपर की ओर जाता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजों को मानना पड़ेगा हमें। एच, लेट एच राइज और फॉल लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। दूसरा, आर रेडियस, ये जो ट्यूब होगा मतलब कैपिलरी ट्यूब, इसका रेडियस जो होगा वो मैंने आर माना है। विद द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, इस लिक्विड का सरफेस टेंशन को टी कंसीडर किया है। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इस लिक्विड का डेंसिटी रो है। एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये कितना डिग्री के साथ ये कांटेक्ट है। ठीक है, ये थीटा हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके किसके बीच में, लिक्विड और ये जो ग्लास का जो कैपिलरी ट्यूब है, इस दोनों के बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए सेम रहेगा। तब जाके हम एक फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, H इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो g। अच्छा, ये थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये कॉस मैंने कंसीडर क्यों किया, तो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी हम लोग देखेंगे, लेकिन वो उसको हम न्यूमेरिकल पार्ट के साथ करवाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एक पूरा क्लास में इसी फॉर्मूले के ऊपर मतलब डिस्कस करूंगा और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे रिलेटेड मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये था मेरा कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या था, एक बहुत ही मतलब नोरो पतला डायमीटर का एक कैपिलरी ट्यूब है, जिसको मैंने जब पानी में डाला या फिर मरकरी में डाला तो वो राइज अप होता है या फिर फॉल डाउन होता है। ये पूरे फिनोमेनन को ही कैपिलरिटी कहा जाता है। इसमें कि कितना ऊपर तक गया, कितना ऊपर तक गया, ये एच हम बोल सकते हैं। एच किन किन चीजों के डिपेंड करता है, तो एच इन सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए एक चीज हम आप लोग, चलिए थोड़ा सा और इसको मजेदार बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एच किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, सरफेस टेंशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, एंगल। अच्छा, ये रेडियस, रेडियस अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, एच कम होगा या ज्यादा होगा, कोई बोलिए। रेडियस ऑफ कैपिलरिटी अगर ज्यादा होगा, आर का वैल्यू अगर प्लस होगा, मैं आर का अगर सपोज कीजिए पहले 3 था, इसको मैं 8 कर दूंगा, तो क्या होगा, इसके ये हाइट कम होगा या ज्यादा होगा, ये जो हाइट जो इतना ऊपर तक गया ये कम होगा या ज्यादा होगा, बोलिए क्या बोले। कम होगा सर। कम होगा सर, कम होगा, बिल्कुल कम होगा। क्यों, यानी अगर हम इसको जो बोल, अभी हम बार बार मैंने बात किया कि इसको हम नहीं देख पाएंगे नॉर्मली, क्यों, कारण बस यही है कि जितना पतला में, जितना स्मॉल डायमीटर में लूं, उतना ही ज्यादा ये लिक्विड अप राइज अप होगा। अगर मैं इसका डायमीटर को बढ़ा दूं, मैं ग्लास ले लेता हूँ, उसका भी तो एक डायमीटर है, वहां पे हमको ये नहीं मतलब खुली आंखों से जब देखेंगे तो उसको मुझे कुछ फील ही नहीं होगा कि उसमें कुछ हुआ है ऐसा। इसलिए इसको, इस घटना को देखने के लिए मुझे वो जो कैपिलरी ट्यूब जिसको बोलते हैं केस नलिका चाहिए, यानी उसका रेडियस कम होना चाहिए और वो तभी ऊपर जाएगा। दूसरा देखिए, एक ही यहाँ से काफी चीज सीखने को मिलेगा, ये है रो डेंसिटी। अगर डेंसिटी ज्यादा होता है तो क्या होगा, फॉल डाउन होता है, यानी वही लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में ज्यादा ऊपर तक जाएगा जिसका डेंसिटी कम होगा, यानी रो का वैल्यू कम होगा तो ही ये एच ज्यादा होगा। दैट मीन्स डेंसिटी कम होना चाहिए कैपिलरिटी राइज होने के लिए। डेंसिटी ज्यादा होगा तो वो राइज ना होके वो फॉल डाउन शुरू होना हो जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पे सामने देख लीजिए, ये है पानी का डेंसिटी और ये मरकरी का डेंसिटी, दोनों के डेंसिटी के बीच में कंपेयर कीजिए। तो इसीलिए वहां पे ये, अगर मैं देखूं अगर ये पॉजिटिव है
तो मुझे इसका डायरेक्शन नेगेटिव में दिखाना होगा क्योंकि ये फॉल डाउन हो रहा है। तो सर डेंसिटी के ऊपर, हाँ डेंसिटी समझ में नहीं आ रहा। वेरी गुड, ओके। देखिए मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है, देखिए इसका यूनिट मास में, ठीक है, इसका सॉरी, मान लेते हैं कि सपोज कीजिए ये दोनों को समझते हैं, इसका डेंसिटी, ये पानी का डेंसिटी और इसके डेंसिटी को समझने की कोशिश करता हूँ मैं। चलिए पहले इजी एग्जांपल लेते हैं, गैस, वाटर, ये दोनों एक ही चीज लेते हैं। वाटर का चलिए मरकरी ही लेते हैं, Hg और फिर H2O। अच्छा आप बताइए धनीराम, यू मैं एच जी को सपोज कीजिए इसका वॉल्यूम है, ये जो ये बर्तन का इतना तक जो दोनों का वॉल्यूम है 5 लीटर, इसका भी लिक्विड है 5 लीटर LTR। अब बताइए कि 5 लीटर में जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा 5 लीटर में, सपोज कीजिए इसमें इसका मास हो गया 15 kg, 15 kg और इसका टोटल वॉल्यूम होगा 5 लीटर। ये क्या बताता है, ये मैंने 5 15 लिखा और ये 5 अगर मैं इसको करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 1 होगा, तो 3 1। धनीराम प्लीज यस मेरे साथ आइए। यस यस सर। इसका इसका मतलब क्या हुआ, 3 kg मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही हो गया इसका, थ्री यस के सर। जी मास पर यूनिट वॉल्यूम, माने एक अगर वॉल्यूम 1 यूनिट हो तो 3 kg मास है, अगर यहाँ पे 2 यूनिट हो जाएगा 10, टोटल वॉल्यूम 3 है तो वो 15 हो गया। यानी डेंसिटी हमें ये बताता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसका। और इसको छोटा चीज में अगर मैं समझने की कोशिश करूं, जस्ट छोटे चीज में इसको समझूं, तो यूनिट सरफेस एरिया लेता हूं मैं, जस्ट मैं इसको कोई किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, जस्ट समझ रहा हूँ। मैं देखूंगा कि इतने सारे एरिया में इतना दोनों का अगर वॉल्यूम सेम लेता हूं मैं, ये भी है, ये भी है। अब मैं देखता हूँ कि इसके अंदर कितना मोलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन वाटर, ठीक है, और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन Hg। तो हम देखेंगे कि अगर वाटर में अगर 5 मोलिक्यूल्स है तो Hg में मैं देख रहा हूँ ये 10 मोलिक्यूल्स है। यानी क्या हुआ, वो सेम वॉल्यूम में मोलिक्यूल्स की संख्या, यानी इन ए पार्टिकुलर वॉल्यूम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वही होगा उसका डेंसिटी। हम लोगों ने एक वर्ड सुना है डेंसिटी माने घनत्व, जनसंख्या घनत्व। इसका हम क्या बोलते हैं कि अब शहर लेता हूँ रांची, दूसरा लेता हूं मैं पटना। मैंने कहा कि पटना का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू रांची। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे 1 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर स्क्वायर का अगर मैं एरिया लेता हूँ और यहाँ पे 1 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया लेता हूँ, यहाँ पे इसमें 50 आदमी है, लेकिन ये इतना ही जगह में एवरेज 100 आदमी है। तो मैंने क्या देखा कि प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 100 आदमी है, यहाँ पे 50, तो मैंने कहा कि इसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। सेम चीज को यहाँ पे देखिए कि प्रति यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स का संख्या किसमें ज्यादा है, मरकरी में ज्यादा है कंपेयर टू वाटर, तो हम कहेंगे मरकरी का डेंसिटी ज्यादा है और इसका डेंसिटी कम है। क्लियर हुआ? यस सर।
अच्छा चलिए, और एक छोटा सा और एक मैं बात करता हूँ। हम लोग देखते हैं छत के ऊपर हम लोग घर के ऊपर टंकी रहता है जिसमें लिखा हुआ रहता है 1000 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ? बोलिए क्या समझते हैं? इसमें 1000 लीटर पानी अट सकता है। 100 लीटर मैंने 1000 लीटर उसमें पानी आ सकता है। चलिए आप म्यूट कीजिए। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें 1000 लीटर पानी अट सकता है, हम लोग देखते हैं। लेकिन इसको अगर मैं साइंस की भाषा में बोलूँगा कि वह जो टंकी है उसका कैपेसिटी जो है 1000 लीटर का है। इसमें 1000 लीटर का इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ऑल टाइम मुझे 1000 लीटर रखना पड़ेगा। उसमें कैपेसिटी वो बताता है मैक्सिमम कैपेसिटी, उसमें हम 2 लीटर भी रख सकते हैं और 5 लीटर भी रख सकते हैं, लेकिन इसका जो कैपेसिटी है वो 1000 लीटर का है। ये चीज हमें वो इंडिकेट करता है ये चीज को। चलिए हमें इसका थ्योरेटिकल पार्ट को आज कंप्लीट करना है, इसके बाद थोड़ा सा और भी डिस्कस करना है मुझे। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों का क्लियर हुआ होगा डेंसिटी और ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के डेरिवेशन के बारे ऊपर जाएंगे हम लोग, ठीक है, श्योर जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ इसका डेरिवेशन करूंगा, डिस्कस करूंगा, साथ ही इस फॉर्मूला को कैसे ड्राइव करना है, इससे रिलेटेड नॉमिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, सारे चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। और थोड़ा सा श्योर है इस बार मैं पिछला बार कुछ नॉमिकल प्रॉब्लम कम करवाए थे, इस बार मैं वैसा नहीं करूंगा, नॉमिकल प्रॉब्लम को जल्दी लेके ज्यादा लेके आऊंगा। अगला है, हमने तो सरफेस टेंशन को देखा, अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी ऑफ सरफेस टेंशन। अच्छा, हम लोग गर्म चीज खाना ज्यादा पसंद करते हैं, गर्म खाना, हॉट फूड। क्यों? अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंशन क्यों हम गर्म खाना खाना पसंद करते हैं? चलिए बताते हैं। नंबर 1 कि चलिए इसका आंसर आप लोगों को मैं बताता हूँ, वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। पहला हम देखते हैं कि टेम्परेचर का सरफेस टेंशन के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। चलिए आप लोगों को घर में चीनी शरबत बनाए होंगे, शरबत, चीनी को जब हम पानी के साथ H2O में ऐड करते हैं तो वो मेरा शरबत बन जाता है। लेकिन पानी, चलिए मैंने पहले 100 ml में 100 ग्राम चीनी डाला, पूरी घुल गया। फिर मैंने 50 ग्राम डाला, फिर घुल गया। फिर मैंने 100 ग्राम डाला, अब वो नहीं घुल रहा है। मैं क्या अब मैं उसको क्या करूंगा, इस अगर मैं चीनी के घोल को मैं गर्म करूंगा, गर्म करने पर ये चीनी हो सकता है 100 ग्राम ना घुले, लेकिन फिर से 50 ग्राम घुल जाएगा। यानी क्या हुआ, जब मैंने गर्म किया तो जब वो ठंडा था तो और उसमें घुल ही नहीं रहा था, जब गर्म किया गया तो वो उसमें और 50 ग्राम चीनी ज्यादा घुल गया। ऐसा क्यों हुआ? तो जब लिक्विड को गर्म करते हैं, लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, मैं ये सपोज कीजिए ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स है। इसके बीच में क्या होता है, एक गैप होता है जहां से चीनी का घोल घुस के वहां पे वो भर जाता है। जब हम इसमें हीट एनर्जी देते हैं, यानी इसमें मैं हीट एनर्जी दे रहा हूँ, यानी इस सारे मॉलिक्यूल्स के पास एक एनर्जी आ जाता है, और वह जब उसके पास एनर्जी आ जाएगा तो वह मॉलिक्यूल्स, या फिर मैं बोलूंगा इसके पूरे वॉल्यूम में भी एक चेंजेस आता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है इसका वॉल्यूम। साथ ही साथ इसका जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स जो रहता है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाता है, और वो एनर्जी आ जाने के बाद वो मूव करना चाहता है। मॉलिक्यूल्स अगर उसके पास एनर्जी आ जाएगा तो वो मॉलिक्यूल्स मूव करना चाहता है। हम लोग देखते हैं जब पानी उबलता है
तो ऊपर का पानी नीचे आता है और नीचे का पानी फिर से नीचे का पानी ऊपर आता है, ऊपर का पानी नीचे जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नीचे का मॉलिक्यूल के बीच में जब एनर्जी होता है तो एनर्जी को लेके अपर तक आता है, फिर वो प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है और पानी को हम उबलते हुए डेली लाइफ में देखते रहते हैं। तो जब हम उसमें शुगर को जब मैंने ऐड किया तो क्या हुआ, थोड़ा सा घुला। फिर जब मैंने ऐड किया तो उसके बीच में अगर मैं देखता हूँ तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया था, तो वो जब आया घुल गया। इसी वजह से उसमें चीनी को हम उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, मिला सकते हैं, घुला और घुल जाएगा। और एक चीज देखिए, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज जीरो एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे सरफेस टेंशन का वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाता है, वहां पे कोई सरफेस टेंशन नहीं होता है। एंड इट इज वेनिस्ड एट क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे वेनिस्ड हो जाता है। मतलब एक इसका वेनिस्ड हो जाना मतलब रहता ही नहीं है। यहाँ पे तो जीरो है, बॉइलिंग पॉइंट पे जीरो है, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे वह वेनिस्ड हो जाता है, मतलब उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। दूसरा है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब हो गया कि जब हम कुछ कीजिए, मेरे पास वाटर है, वाटर में मैंने दूध मिला दिया, उसमें मैंने ग्लिसरीन मिला दिया, और उसमें मैंने नमक घोल दिया। तो जब मैंने, भी एक इम्प्योरिटी है, जब उसमें किसी चीज को हम मिलाते हैं तो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अनडिजॉल्व इम्प्योरिटी, जो घुलता नहीं हो, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज इट्स सरफेस टेंशन। सपोज कीजिए यहाँ पे लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है, उसमें मैंने क्या किया, बालू डाल दिया, बालू, बालू मतलब सैंड, सैंड को डाल दिया। तो क्या हुआ, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में सैंड का मॉलिक्यूल्स आ गया। अब ये सैंड इसके सरफेस टेंशन को कम कैसे करता है, अब के ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगा, अब यहाँ भी फोर्स लगता था लेकिन बीच में बालू आ गया, सैंड आ गया, जिस वजह से इसके सरफेस टेंशन को कम कर देता है इम्प्योरिटी, जो डिसॉल्व नहीं होता है लिक्विड में। अगला है प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस। वैसा सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व कर देता है, वो भी सरफेस टेंशन को घटाता है और बढ़ा भी देता है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ हाईली सोल्यूबल सब्सटेंस एज ए लाइक नमक। जब हम पानी में मतलब H2O में जब हम NaCl को मिक्स करते हैं, यानी नमक, तो क्या होता है, इसका सरफेस टेंशन जो होता है वह इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। एंड highly unfeebly soluble substance in liquid decreases its surface tension। feebly और यहाँ पे दो वर्ड है देखिए, एक हाईली सोल्यूबल कि मिल जाने, एक पूरी तरह घुल जाना, और एक होता है पार्शियली घुलना, घुलता है मगर पूरी तरह नहीं घुलता है। तो ये दोनों, अगर दो केस है यहाँ पे, अगर हाईली सोल्यूबल है तो उसका सरफेस टेंशन को इंक्रीज करेगा, और उसका अगर वो अगर फ्रीली सॉल्युबल है तो डिक्रीज करेगा। हाईली सॉल्युबल मींस वाटर में, लिक्विड में घुल के उसके डेंसिटी को बढ़ा देना, वो हाईली सॉल्युबल हो गया। जैसे नमक को मिलाया तो वाटर का डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, चीनी को मिलाया वाटर के डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। दैट मीन्स क्या कर रहा है, सरफेस टेंशन को भी बढ़ा दे रहा है। और जैसे कि ये मैंने एग्जाम्पल लिया, फिनोल इन वाटर एंड सोप सॉल्यूशन, साबुन का घोल या निरमा का घोल, वो क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम कर देता है। तो ड्यू टू वहाँ पे सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिस वजह से हम कपड़े को साबुन से साफ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा इम्प्योरिटी और टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है सरफेस टेंशन के ऊपर क्या क्या पड़ता है। देखिए अगर यहाँ पे किसी को डाउट है तो क्वेश्चन कीजिए। हेलो, सुन पा रहे हैं? Yes, sir. यहाँ पे इम्प्योरिटीज के की इम्प्योरिटी और टेम्परेचर में सरफेस टेंशन जो के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में क्वेश्चनिंग हम लोग का। देखिए
मैंने एक दिन बताया था कि क्लास में क्वेश्चनिंग करके एक बार बेवकूफ़ बनता है और लाइफ में दोबारा कभी बेवकूफ़ नहीं बनता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को अगर नहीं जानते हैं तो आपने उसे सीख लिया, आपका क्वेश्चन आपको सिखा देगा। और अगर संकोच कि मैं पूछूंगा मेरा दोस्त लोग क्या बोलेगा कि नहीं समझा, नहीं समझा, ठीक है। तो ये संकोच आपको पूरी लाइफ भर इस चीज को, आपको ये टाइम आप लाइफ में दोबारा लौट के नहीं आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए जब भी कोई डाउट हो अगर हो क्वेश्चनिंग जरूर कीजिए। हाँ सचिन बोलिए। सॉरी, जो ठीक से समझा उसको फिर रिपीट कर दीजिए। पूरे को नहीं सर, दूसरा पॉइंट का नंबर सॉल्यूशन। और दूसरा पॉइंट का 2 नंबर ना, ठीक है मैं करता हूँ रिपीट। ओके आप म्यूट कीजिए, मैं रिपीट करता हूँ। इसमें मैंने 2 चीज के बारे में देखिए जिक्र किया है। एक है हाईली सोल्यूबल और दूसरा है फ्रीली सोल्यूबल। एक है हाईली सोल्यूबल और दूसरा है, इन 2 चीजों के ऊपर जरा गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ। इस दो वर्ड का अगर आप मीनिंग समझ गए तो आप सीख जाएंगे। देखिए, हाईली सॉल्युबल का मतलब होता है कि जस्ट हम लोग वाटर में, हम लोग घर में देखते हैं सॉल्ट नमक मिलाएं, एक गिलास पानी में, सॉरी NaCl, NaCl। तो अगर मैं वाटर का वॉल्यूम को 100 ml लूँ, इसमें मैं 5 ग्राम नमक को मिलाता हूँ, इजीली घुल जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा यह क्या करेगा, सरफेस टेंशन को बढ़ा देगा, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर का डेंसिटी को, नमक के घुल जाने के बाद वाटर की डेंसिटी को बढ़ा देता है, डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से उसका सरफेस टेंशन भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा फीबली सोल्यूबल। फीबली सोल्यूबल का मतलब होता है कि जैसे साबुन का घोल, साबुन का घोल जब हम लोग देखते हैं तो मतलब या फिर उसको फील करते हैं तो उसको देखिए, और नमक और पानी के घोल को फील करते हैं तो उसको देखिए। क्या करता है साबुन का घोल, वाटर की डेंसिटी को लो कर देता है, पानी की डेंसिटी को कम कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो वही लिखा है फ्रीबी सोल्यूबल। फ्रीबी सोल्यूबल में मैंने 2 चीज लिया है, एक सोप ऑफ सॉल्यूशन और दूसरा फिनॉल इन वाटर। ये दोनों जब ऐड होता है तो वाटर की डेंसिटी को कम कर देता है। डेंसिटी कम कर देने का मतलब होता है कि कोई फोर्स को जितना था उससे भी कम कर देना, जिस वजह से उसका सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, चलिए आज इतना ही था, और पूरा सिलेबस मैंने इसमें कवर किया है, ठीक है। और एक लास्ट में था एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन, न्यूमेरिकल मतलब नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये मैंने पहले ही कवर कर लिया था जब मैंने सरफेस टेंशन को पढ़ा था। तो नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन का मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को स्लाइड। एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन, ये इंसेक्ट वॉकिंग ऑन द वाटर। तो जो इंसेक्ट होता है वह पानी के ऊपर इजी से चल सकता है, ठीक है। दूसरा हो गया ये पिन, फ्लोटिंग, ये पिन यहाँ पे तैरता है, वो ये जो बबल्स होता है वो गोल होता है। और जब हम लोग सेपरेशन ऑफ ऑयल, जब पानी को और वो ऑयल को मिलाते हैं तो वो दोनों सेपरेट हो जाता है। तो ये मतलब एग्जाम्पल था हमारा सरफेस टेंशन का, ठीक है। तो सिलेबस का हर एक पार्ट इसमें कवर है, सिर्फ एक चीज छूटा हुआ है नॉमेरिकल प्रॉब्लम का। तो नॉमेरिकल प्रॉब्लम का को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग श्योर देखेंगे। और सभी से बार बार यही कहूंगा कि क्लास कंटिन्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जो बेनिफिट आप लोग को अभी मिल रहा है
वो शायद आप लोग रेगुलर क्लासेस में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर से क्लास कर पाना डेली आप नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे 1 दिन 2 दिन लैक हो जाएगा। लेकिन मैं घर पे आप बैठ के डेली आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज ये आप लोगों को मटेरियल मिल जाएगा। कल मैंने कहा था, लेकिन कल मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि पूरा स्लाइड कंप्लीट नहीं हुआ था। आज मेरा पूरा स्लाइड कंप्लीट है। आज आप लोग को श्योर मिल जाएगा। ओके, और ये वाला स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ये जो दिख रहा है आप लोग को अभी इस पे स्क्रीन पे, ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज बात करेंगे। वहाँ पे एक कंडीशन को मैं देखूं तो वहाँ पे 4 चीज को मेरे साथ लेके आता है वो। अगर एंगल 105 डिग्री होगा तो उसके साथ ये सारा 4 चीज एकदम श्योर होना ही है। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 105 डिग्री होगा तो ये 4 चीज ऑटोमेटिकली होगा। अगर ये लेस देन 90 डिग्री है तो ये भी 4 जो चीजें हैं एकदम बिल्कुल ऑटोमेटिक होना ही होना है। इसलिए इस चार्ट को याद रखिए। इस चार्ट को अगर आप समझ गए हैं और याद अगर आप रख लिए तो आई थिंक सरफेस टेंशन का मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आप सॉल्व कर पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।